स्वागत है दोस्तों, आप सभी का पेपर एनालिसिस वन के ऊपर। और मैं हूँ आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे अभी कलाम की 33 श्रेणी परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज का पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू माध्यम से। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम क्या कर रहे थे, आपकी कलाम रीट मेंस की बात करते हैं। कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं दोस्त। और टेस्ट कौन सा आपका, टेस्ट माइनर टेस्ट 9 की। और माइनर टेस्ट 9 के सिलेबस की बात करें दोस्त, तो सिलेबस में पहले भी प्रत्येक वीडियो में बता देता हूँ आपको, यहाँ पे बता देता हूँ आपको। जो सिलेबस की क्या है आपका, इसमें आएगा तो आपका आरटी एक्ट 2011 है आपका नियमावली। वहाँ से आपके भाग 5 से लेकर भाग 10 आएगा आपका। भाग 5 से लेकर भाग 10 के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपके जो निजी विद्यालय के जो नियम है वो आपका आएगा, निजी विद्यालय में नियम, ये आपका टॉपिक दे रखा है। ये दोनों टॉपिक अपनी क्लास से हो चुकी है। जिन दोस्तों को देखना हो वो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपकी वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, शैक्षिक परिदृश्य के अंदर। इसके अलावा आपके टॉपिक थे सिलेबस के अंदर आधुनिक राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का इतिहास। और आधुनिक राजस्थान के इतिहास में दोस्तों हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे आपका पहले आंदोलन था आपका जनजातीय आंदोलन, जैसे आपके जनजातीय आंदोलन था, जनजातीय आंदोलन। आधुनिक इतिहास की बात करें, इसके अलावा आपकी किसान आंदोलन हो गया, आपका किसान आंदोलन हो गया, प्रजामंडल हो गया आपका। और प्रमुख रूप से बात करें तो आपका एकीकरण हो गया। ये क्वेश्चन आपको इस टेस्ट माइनर टेस्ट 9 के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपका क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स। तो करंट की बात करें दोस्तों, करंट की भी क्लास हो चुकी है अपनी, यानी जुलाई और अगस्त का जो रिवीजन टेस्ट है आपका, जुलाई अगस्त का कैसे आपका रिवीजन करंट आपको देखने को मिलेगा माइनर टेस्ट 9 के अंदर। इसके अलावा एक टॉपिक और आपका भाषा साहित्य का, इसका भाषा साहित्य का टॉपिक और है। और भाषा साहित्य का रिवीजन टेस्ट है आपका, रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टॉपिक चल रहे हैं आपके। इनमें से दोस्तों हम क्या क्या कर चुके हैं, देखो हम आरटी एक्ट 2011 निजी विद्यालय नियम कर चुके हैं। आधुनिक राजस्थान के जितने भी टॉपिक थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आधुनिक राजस्थान की बात करें तो आधुनिक राजस्थान भी हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात करें तो जुलाई अगस्त का करंट मैंने आपको एमसीक्यू करवा दिया है, ठीक है। भाषा साहित्य के एमसीक्यू हम पहले ही कर चुके थे। अब एक टॉपिक और बचता है आपका, वो बचता है आपका मूल्यांकन की विधियाँ। और मूल्यांकन की विधियों की बात करें दोस्तों, क्लास नंबर 1 अपनी हो चुकी है। जिन दोस्तों ने नहीं देखा तो क्लास 1 हो चुकी है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। यदि जिन दोस्तों को क्लास नंबर 1 याद है या एक देख चुके हैं या एक आपका जितने भी एमसीक्यू आपने किए, तो भी आपको क्लास नंबर 2 आपको समझ में आ जाएगी आसानी से। देखो क्या बात करते हैं, सबसे पहले क्लास नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था, एक मिनट क्योंकि रिविजन में करवाना चाहूँ आपको। क्योंकि रिविजन की बात करें, क्लास 1 में क्या पढ़ा हमने, देखो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं मूल्यांकन विद्या से, तो स्टार्ट होता है आपका मापन से, ठीक है। और मापन के बारे में पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसी प्रक्रिया या मापन, तो आपकी है औपचारिक प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया, औपचारिक प्रक्रिया, ये हम पढ़ चुके हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा बात करें आपके, फिर इन्होंने परिभाषाएं पढ़ी थी अपनी मापन के बारे में। परिभाषाओं के बाद बात करें आपके एक मापन के बारे में, एस स्टीवेंस के 4 स्तर पढ़े थे हमने। एस स्टीवेंस के 4 स्तर, कितने स्तर पढ़े थे हमने, 4 स्तर पढ़े थे। ये अपनी क्लास नंबर 1 में हो चुकी है, ठीक है। इससे अलावा आपका मापन से कोई क्वेश्चन नहीं बनता आपका। परिभाषा आ सकती है, औपचारिक प्रक्रिया आ सकती है, ऐसा स्टेशन के 4 स्तर आ सकते हैं, जैसे नामित मापन, कर्मिक मापन, नामित मापन, कर्मिक मापन, अंतरिक्ष मापन और अनुपातिक मापन। ये 4 स्तर थे। इन चारों के बारे में आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपने हम क्लास नंबर 1 में करवाया आपको अच्छे से। दूसरा टॉपिक अपने क्लास नंबर 1 में क्या था, हमने आकलन का, या मापन के बाद कौन आता है आपका, आकलन आता है। तो ये टॉपिक अपना हो चुका है किसके अंदर, आपके क्लास नंबर 1 के अंदर। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि आकलन का अर्थ क्या होता है, यानी आकलन का काम क्या होता है, तो सूचनाओं का संकलन करना। वह आकलन किसका होता है आपका, आकलन का वर्ग क्या आपका, सूचनाओं का संकलन करना, सूचनाओं का संकलन। तो पहला क्वेश्चन आपके आकलन की बात करें यही बनता है आपका। इसके अलावा बाद में हमने पढ़ा था आपके मापन के प्रकार पढ़े, ठीक है। मापन के प्रकार पढ़े तो हमने कितने प्रकार पढ़े, हमने 4 प्रकार पढ़े, ठीक है भाई। सॉरी, आकलन, आकलन के प्रकार की बात करें तो आकलन के प्रकार कितने पढ़े हमने, 4 प्रकार पढ़े। सीधा क्वेश्चन मैंने मापन बोल दिया, उसके लिए सॉरी। आकलन की बात करते हैं तो आकलन हमने कितने पढ़े आपके, 4 प्रकार पढ़े। कौन कौन से पढ़े आपके, हमने सब नहीं पढ़े। आधार रेखा आकलन, जैसे बात करें मैं बताना चाहूँ आपको, आधार रेखा आकलन, आधार रेखा आकलन, इसके उपनाम भी पूछे जा सकते हैं, जैसे आपके नियोजन आकलन, स्थापना आकलन, ठीक है। ये आपके इसके उपनाम में आके आधार रेखा आकलन के। दूसरा आकलन पढ़ा था हमने रचनात्मक आकलन, कौन सा आपका, रचनात्मक आकलन। और तीसरा आकलन दोस्तों मैंने आपको बताया था कौन सा, योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन के उपनाम भी बार बार आते हैं आपके,
जैसे कौन कौन से आ जाते हैं आपकी सारांशात्मक आकलन हो गया, संकलनात्मक आकलन हो गया, संकलनात्मक आकलन हो गया, ये भी किसका नाम है आपका, योगात्मक आकलन का ही उपनाम है। चौथा आकलन पढ़ा था हमने कौन सा, निदानात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन। तो ये 4 प्रकार हमने पढ़े थे, ठीक है। इसके अलावा हमने आकलन क्या पढ़े थे, प्रतिमान पढ़े थे। क्या पढ़े थे दोस्त, आकलन के प्रतिमान पढ़े थे। और आकलन के प्रतिमान भी कितने थे आपके, 4 थे। कौन कौन से थे, जैसे अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन। इसके अलावा दूसरा था आपका अधिगम के लिए आकलन, के लिए लिख देता हूँ ताकि आपका अधिगम के लिए पूरा लिख देता हूँ, अधिगम के लिए आकलन। तीसरा था आपका अधिगम के रूप में आकलन, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि पूरा आ जाए। 2 हो गया आपके। तीसरा था आपका अधिगम के रूप में आकलन, के रूप में आकलन। और चौथा आकलन हमने पढ़ा था आपका अधिगम में आकलन, आकलन। तो दोस्तों ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अभी क्लास नंबर 1 के अंदर। मैं आपके लिए रिवीजन करवा रहा हूँ क्योंकि दिवाली से पहले हमने पढ़ा था ये चीज़ें, ठीक है, ताकि दिवाली की छुट्टी में, क्योंकि मेजर टेस्ट 2 था वो कैंसिल हो गया था, उसकी वजह से ऐसा थोड़ी कि हम कंटिन्यूटी छोड़ दें, इसलिए मैंने वहीं पर कंटिन्यूटी बनाने की कोशिश की। फिर दोस्तों ने बोला कि सर दिवाली बाद में करवाना, तो फिर दिवाली बाद में अभी जो टेस्ट है आपका तब इसको करवा रहे हैं टॉपिक को। तो ये क्लास अपनी हो चुकी है, प्ले लिस्ट में क्लास बनी हुई है आपकी, अच्छे से एक एक पॉइंट को समझाते हुए आपको करवाया गया है। जिन दोस्तों ने नहीं देखी, जिन दोस्तों ने देख ली वो तो ठीक है, वो आज की वाली क्लास देखी। जिन दोस्तों ने नहीं देखी तो पहले ये क्लास जरूर देखना, फिर आपको आगे वाले क्वेश्चन अच्छे से और ज़्यादा समझ में आएंगे। फिर तीसरा टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था आपका मूल्यांकन। देखो हमने आकलन पढ़ा, मापन पढ़ा, और फिर आपका तीसरा टॉपिक पढ़ा था हमने मूल्यांकन। और मूल्यांकन के अंदर हमने स्टार्ट कर दिया था आपका मूल्यांकन उपागम पढ़ा था आपका ब्लूम का मूल्यांकन उपागम, परिभाषाएं पढ़ी हमने, ठीक है, मूल्यांकन की विशेषताएं पढ़ी। इसके अलावा आपका बात करें ब्लूम का मूल्यांकन उपागम पढ़ा, इसके अंदर मूल्यांकन की प्रविधियाँ पढ़ी। इसके अलावा आपकी बात करें आपके प्रूस्ट का पैराडाइम पढ़ा, आपके हमने क्या पढ़ा आपका प्रूस्ट का पैराडाइम भी पढ़ा, आपका प्रूस्ट का पैराडाइम, ठीक है। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अभी। एक एक चीज़ बात करें आपकी, एक एक वस्तु की बात करें या आपके एक एक पॉइंट की बात करें, जो अपनी क्लास नंबर 1 की बात करें, यदि रिवीजन की बात करें तो ये चीज़ें हमने क्लास नंबर 1 के अंदर की थी, यानी आकलन पढ़ लिया, मापन पढ़ लिया और मूल्यांकन पढ़ लिया। फिर अब स्टार्ट करते हैं, आपके अंतर से शुरुआत होती है अपनी। क्वेश्चन की बात करें तो अंतर से आज की क्लास स्टार्ट होगी, तो वो अंतर जैसे परीक्षा और मूल्यांकन में अंतर, मापन और मूल्यांकन में अंतर, आकलन और मूल्यांकन में अंतर, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और क्लास के अंदर क्लास पूरी होने के बाद जरूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। क्वेश्चन है अच्छे, क्वेश्चन है अच्छे लेवल के, क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और सीट की क्वेश्चन है, आपकी जो लाइब्रेरी बैच की सीट है उस क्वेश्चन आपके वहाँ की क्वेश्चन है। तो आपको इस तरह थोड़ा उच्च भी लग सकता है, थोड़ा निम्न भी लग सकता है, तो वो आपको देखने के बाद पता चलेगा। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न दे रखा है आपका परीक्षण, मापन, आकलन और मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही क्रम में उनके कार्यों को दर्शाता है। सही क्रम बताना आपका। तो सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, ये चीज़ें हमें बतानी थी। तो आप ऑप्शन काट सकते हो। देखो सबसे पहले होता है आपका, लास्ट में होता है आपका मूल्यांकन। तो देखो पहला तो नहीं होगा आपका, पहला तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या दे रखा है आपका, मापन दे रखा है। इन 3 में मूल्यांकन दे रखा है लास्ट में, ठीक है। इन 3 में क्या दे रखा है आपका, मूल्यांकन दे रखा है। तो सबसे पहले होता है आपका परीक्षा या परीक्षण मान सकते हैं आपके। सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, वैसे बात करें हम इस तरह की, तो सबसे पहले होती है आपकी परीक्षा। परीक्षा में क्या होता है, देखो दोस्तों, परीक्षा में होता है आपका प्रश्नों का एक विशिष्ट समूह है, प्रश्नों का एक विशिष्ट समूह है, विशिष्ट समूह है, याद करना साथ साथ। फिर 2 नंबर पर आता है आपका कौन सा, परीक्षण। 2 नंबर पर कौन आता है आपका, परीक्षण। परीक्षण में क्या होता है, प्रश्नों के विशिष्ट समूह का उत्तर देने की प्रक्रिया, प्रश्नों के विशिष्ट समूह की, तो प्रश्न का विशिष्ट समूह किसमें आ गया आपका, परीक्षा के अंदर। परीक्षण क्या होता है आपका, प्रश्नों के विशिष्ट समूह का उत्तर देने की प्रक्रिया, का उत्तर देने की प्रक्रिया, ये किसमें आएगा आपका, परीक्षण के अंदर आएगा। तीसरा आता है आपका मापन। परीक्षण के बाद में क्या होता है आपका, मापन। भाई उत्तरों की गणना करना, यानी आपकी संख्यात्मक मान प्रदान करना, गणना करना
या संख्यात्मक मान प्रदान करना। तो यहाँ पर ये चीज़ नोट करके याद कर लेना दोस्तों, मापन का मतलब संख्यात्मक आकलन है। कैसा आकलन? संख्यात्मक अंक देना। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आएगा। देखो, एक गुणात्मक आता है, एक संख्यात्मक आता है, तो मापन क्या होता है आपका? संख्यात्मक होता है। ठीक है, यहाँ पर याद कर लेना साथ साथ। चौथा बात करें आपकी, चौथा होता है फिर आकलन। मापन के बाद में क्या होता है आपका? आकलन। और आकलन में क्या होता है आपका भाई? निरंतर संकलन, जो आपके विभिन्न परीक्षणों में मापन व गैर मापन उपकरणों से सूचनाओं का निरंतर संचलन करना, यानी सूचनाओं को इकट्ठा करना। अभी हमने पढ़ा था ना अभी आकलन के बारे में, सूचनाओं का संग्रहण यह आकलन हो गया। और पांचवा फिर क्या होता है उसका होता है फिर आपका मूल्यांकन, यानी विश्लेषण। बात करते हैं आपके विश्लेषण, बोल सकते हैं हम आपकी गुणात्मक विवरण, बोल सकते हैं आपके परिमाणात्मक बोल सकते हैं। ठीक है, तो पांचवा कौन सा होता है आपका? मूल्यांकन। अच्छा, मूल्यांकन लिखा नहीं मैंने। पांचवा क्या होता है आपका? मूल्यांकन। और मूल्यांकन के माध्यम से क्या होता है? उस चीज़ का विश्लेषण होता है। पांचवा होता है आपका मूल्यांकन। ठीक है दोस्त, इसमें क्या होता है आपका? विश्लेषण। विश्लेषण भी हो सकता है, गुणात्मक विवरण भी हो सकता है आपका, गुणात्मक विवरण भी हो सकता है, या परिमाणात्मक विवरण भी हो सकता है आपका, मापन युक्त विवरण। ठीक है दोस्त, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप देखो आपका भाई कौन सा हमें पूछा था कि विकल्प में सही क्रम में उनके कार्य को दर्शाता है, सही क्रम में। तो सबसे पहले परीक्षा होता है, तो परीक्षा तो दे नहीं रखा। ऑप्शन एक हमने पहले काट दिया था। तो इसके बाद परीक्षण होता है, तो परीक्षण इसमें दे रखा है बी में और डी में, तो मापन वाला कैंसिल हो जाएगा। आप देखो, परीक्षण के बाद में क्या होता है आपका? मापन होता है, नहीं कि आकलन, क्योंकि मापन के बाद आकलन होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपका क्रम रहा आपका, इस क्रम को भी याद कर लेना दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, परीक्षण, मापन, आकलन और मूल्यांकन। अच्छे समझ में आ गया वही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अंतर का क्वेश्चन है। परीक्षा यानी एग्जामिनेशन और मूल्यांकन के संदर्भ में इनमें से कौन सा विकल्प दोनों के मध्य मुख्य अंतर को सर्वाधिक सटीक रूप से स्पष्ट करता है? मुख्य अंतर को सर्वाधिक सटीक रूप से स्पष्ट करता है कौन सा अंतर? तो पहला दे रखा है, परीक्षा केवल ज्ञान की जांच करती है। परीक्षा केवल ज्ञान की जांच करती है, जबकि मूल्यांकन व्यवहार में आने वाले समग्र परिवर्तनों का आकलन करता है। मूल्यांकन क्या करता है आपका? व्यवहार में आने वाले समग्र परिवर्तनों का आकलन करता है। बिल्कुल। परीक्षा सतत प्रक्रिया नहीं, परीक्षा एक सतत प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, निश्चित समय पर होती है आपकी, कंटिन्यू परीक्षा थोड़ी चलती है, एक अर्धवार्षिक होती है, एक वार्षिक होती है। ठीक है, तो आपकी सतत प्रक्रिया नहीं है आपकी, ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, निश्चित समय पर होती है आपकी, निश्चित समय, तो ये तो कैंसिल हो गया आपका भाई। चौथा, इसकी आवृत्ति क्या होती है? कम होती है, जैसे द्वार्षिक होगी, वार्षिक होगी, इस प्रकार से परीक्षा मान सकते हो आप, या ऐसे मान सकते हो आप। आपके एग्जाम की बात करें तो थर्ड ग्रेड निरंतर चलती है क्या, कि कल भी परीक्षा होगी, परसों भी होगी। आपकी एग्जाम है कि जनवरी के अंदर प्रस्तावित है, तो जनवरी के अंदर होगी, तो क्या एक सतत प्रक्रिया थोड़ी है, कि सतत प्रक्रिया नहीं है। मूल्यांकन निश्चित समय में किया जाता नहीं, मूल्यांकन निश्चित समय में नहीं किया जाता आपका, ये गलत हो जाएगा। मूल्यांकन कैसे आपकी? निरंतर चलता रहता है। मूल्यांकन कैसा चलता है आपका? निरंतर चलता है। ठीक है, निरंतर चलता है, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। मुख्य अंतर नहीं है आपका। परीक्षा गुणात्मक होती है, देखो परीक्षा गुणात्मक नहीं होती है, आपका गलत। जबकि मूल्यांकन मात्रात्मक होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। मूल्यांकन क्या होता है आपका? ज्ञानात्मक होता है, क्रियात्मक होता है, भावात्मक होता है, तीनों रूपों में होता है आपका मूल्यांकन। ठीक है, तीनों रूपों के अंदर होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। परीक्षा व्यवहारगत पक्षों की जांच करती है, जबकि मूल्यांकन केवल विषय वस्तु। परीक्षा क्या करती है? परीक्षा विषय वस्तु का ज्ञान की जांच करती है। परीक्षा क्या करती है आपकी? विषय वस्तु की जांच करती है, विषय वस्तु की या विषय वस्तु ज्ञान की जांच करती है, क्योंकि परीक्षा में क्या होता है आपका? परिणाम, आपकी जांच की जाती है। जबकि मूल्यांकन में विषय वस्तु का नहीं किया जाता है, मूल्यांकन में क्या किया जाता है? व्यवहार का आकलन किया जाता है। आप प्रतिदिन आपकी विद्यालय में जब आपकी पोस्ट होगी, तो आप प्रतिदिन विद्यालयों के जो बच्चे हैं उनका आकलन कर सकते हैं, उनके व्यवहार का आकलन कर सकते हैं। आपको थोड़े दिन में पता चल जाएगा कौन सा बच्चा होशियार है, कौन सा कमजोर है, कौन सा बदमाश है, कौन सा आपको परेशान करने वाला है। इन चीज़ों का आपको कैसे पता चलेगा? उनके व्यवहार से। कैसे पता चलेगा? व्यवहार से। और व्यवहार कब होगा आपको? जब आप उनका निरंतर मूल्यांकन करते रहेंगे, तब आपको अच्छा नॉलेज होगा उन चीज़ों का। ठीक है, बहुत से बच्चे मिलते हैं आपको। तो यहाँ पर देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर? तो आपने चार ऑप्शन, तीनों बी काट दिया, सी काट दिया और डी काट दिया, तो बच्चा कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा आपका? परीक्षा केवल ज्ञान की जांच करती है। बिल्कुल, परीक्षा क्या करती है? ज्ञान की जांच करती है, या आपकी विषय वस्तु की जांच करती है। ठीक, कितना उसने पढ़ा, कितना सही है, वो क्वेश्चन जांच करती है। जबकि मूल्यांकन व्यवहार में आने वाले समग्र परिवर्तनों का आकलन करता है।
मूल्यांकन क्या करता है आपका, व्यवहार में आने वाले समग्र परिवर्तनों का आकलन करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अंतर भी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है, कौन सतत है, कौन व्यापक है, कौन निरंतर चलता है, कौन कम चलता है। तो ऐसे क्वेश्चनों के माध्यम से आप आसानी से अंतर स्पष्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्न में से कौन सा कथन मापन और मूल्यांकन के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त रूप से व्यक्त करता है। तो मैंने बताया था कि पहले मापन आएगा, पहले परीक्षा आ गई, परीक्षा के बाद मापन। हम क्रम पढ़ रहे थे, अभी हमने क्वेश्चन किया, पहले हमने परीक्षा किया, फिर परीक्षण किया, फिर मापन किया। अब आपका क्वेश्चन पूछा है कि मापन और मूल्यांकन के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त रूप से व्यक्त करता है। मूल्यांकन मापन का एक भाग है, मूल्यांकन मापन का एक भाग नहीं, गलत हो जाएगा। मापन मूल्यांकन का एक भाग है, उल्टा दे रखा है तो गलत हो जाएगा। केवल संख्यात्मक परिणाम तक सीमित नहीं, गलत। मापन और मूल्यांकन समानार्थी इस प्रक्रिया जिसमें कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल गलत है। मापन मूल्यांकन की प्रक्रिया का एक अंग है जो उपलब्धियों की संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत करता है, तो बिल्कुल राइट। मापन क्या करता है, मूल्यांकन का एक अंग है जो उपलब्धियों को संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। अभी हमने क्या बताया, मापन क्या है, उत्तरों की गणना करके परिणामों को संख्यात्मक मान प्रदान करना। ये तो पढ़ा ना हमने मापन का। अरे मापन के बारे में हमने क्या पढ़ा, मापन के बारे में हमने पढ़ा कि प्रश्नों के या उत्तरों की गणना करके परिणामों को संख्यात्मक मान प्रदान करना, संख्यात्मक मान प्रदान करना। यह क्या आपका मापन। तो मापन कैसा है आपका, अरे मापन कैसा आपका, संख्यात्मक रूप है आपका, संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत होता है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मापन और मूल्यांकन दोनों केवल गुणात्मक है। देखो मापन तो गुणात्मक में नहीं करता, मापन तो कैसा करता है, संख्यात्मक मापन करता है। मूल्यांकन में तीनों होते हैं आपके, मूल्यांकन में क्या होता है आपके, तीनों होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन में तीनों पक्षों का होता है, यानी तीनों पक्ष कौन से हो जाएंगे आपके, ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक। ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक। तो सीधा क्वेश्चन आपको ये याद होना चाहिए कि अंतर पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आता है तो मापन और मूल्यांकन दोनों गुणात्मक नहीं होते। मापन होता है कि संख्यात्मक होता है, और मूल्यांकन होता है वो तीनों पक्षों का ज्ञान होता है, ठीक है, तीनों पहलुओं पर केंद्रित होता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। मापन और मूल्यांकन के मध्य मूलभूत अंतर निम्न में से किस विकल्प में सही रूप से व्यक्त किया गया। मूलभूत अंतर की बात कर रहा है ये, किस विकल्प में सही रूप से व्यक्त किया गया। मापन केवल गुणात्मक परिणाम देता है, जबकि मूल्यांकन परिमाणात्मक होता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। देखो मापन कैसा होता है आपका, मापन होता है आपका संख्यात्मक परिणाम देता है, संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता है, ठीक है, संख्यात्मक मान देता है आपका मान, ठीक है। जबकि मूल्यांकन परिमाणात्मक होता है, देखिए मूल्यांकन परिमाणात्मक गुणात्मक दोनों होता है। मूल्यांकन क्या होता है आपका, मूल्यांकन होता है आपका परिणामात्मक व गुणात्मक, गुणात्मक होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में होगी। तो पहला ऑप्शन तो अंतर नहीं है, ये तो आपको गलत हो जाएगा, गलत दिया हुआ है। मापन का उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन का अध्ययन करना नहीं, मापन का उद्देश्य संख्यात्मक मान देना है, ठीक है, यानी अंकों का निर्धारण करना है। उल्टा दे रखा है इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। मापन का उद्देश्य क्या है, मापन का उद्देश्य है केवल अंकों का निर्धारण करना, अंकों का निर्धारण करता है कौन, मापन। और मूल्यांकन क्या करता है आपका, मूल्यांकन करता है आपका व्यवहारगत परिवर्तन। व्यवहारगत परिवर्तन का अलग पेन से आपको बता देता हूँ, व्यवहारगत परिवर्तन का अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है आपका, मूल्यांकन कहलाता है। तो उल्टा दे रखा है दोस्त, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दे रखा है मापन केवल संख्यात्मक उपलब्धि बताता है, बिल्कुल राइट। मापन क्या बताता है आपका, मापन बताता है आपका संख्यात्मक उपलब्धि, बिल्कुल राइट है। जबकि मूल्यांकन गुणात्मक और परिमाणात्मक के दोनों पहलुओं को समग्र विश्लेषण करता है। देखो मैंने क्या लिखा अभी, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर सीधा पूछे कि मापन और मूल्यांकन के मध्य मूलभूत अंतर इनमें से किस विकल्प में सही रूप से व्यक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मापन केवल संख्यात्मक उपलब्धि बताता है, जबकि मूल्यांकन गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों पहलुओं का समग्र विश्लेषण करता है। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो,
इस बार आकलन का पूछा है। आकलन और मूल्यांकन में मुख्य अंतर क्या है? आकलन और मूल्यांकन है, इसमें मुख्य अंतर क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो मैंने अभी बताया परीक्षा मूल्यांकन में अंतर पूछता है, मापन और मूल्यांकन में अंतर पूछता है, आकलन और मूल्यांकन में अंतर पूछता है। वो क्वेश्चन यहाँ से ले गया, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखो आपका पहला ऑप्शन क्या दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, आकलन सीखने की प्रक्रिया। आकलन क्या आपकी सीखने की प्रक्रिया को सुधारने पर केंद्रित होता है, जबकि मूल्यांकन सीखे गए परिणाम का निर्णय करता है। बिल्कुल राइट, ये बिल्कुल अंतर है। तो आंसर तो ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा आपका। देखो आकलन सीखने की प्रक्रिया को सुधारने पर केंद्रित होता है, जबकि मूल्यांकन सीखे गए परिणामों का निर्णय करता है। तो सीधा याद कर लेना दोस्तों, मूल्यांकन क्या करता है आपका? सीखे गए परिणाम का निर्णय करता है। आकलन क्या करता है आपका? आकलन करता है प्रक्रियाओं को सुधारने को केंद्रित करता है, सीखने की प्रक्रिया को सुधारने पर केंद्रित होता है। आकलन केवल अंक देने की प्रक्रिया। देखो अंक कौन देता है? आकलन अंक केवल अंक देने की प्रक्रिया आपका मापन। अब देखो यहाँ पर ऑप्शनों को भी आपको समझना है। जबकि मूल्यांकन केवल सूचना एकत्रित करना है। सूचना एकत्रित कौन करता है आपका? आकलन करता है। ये गलत हो जाएगा। आकलन और मूल्यांकन दोनों समानार्थी शब्द बिल्कुल नहीं है। आकलन स्पर्धात्मक होता है, जबकि मूल्यांकन सहयोगात्मक होता है। ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उल्टा दे रखा है। सहयोगात्मक होता है। आकलन क्या होता है आपका? सहयोगात्मक होता है। और मूल्यांकन क्या होता है आपका? प्रतिस्पर्धात्मक होता है। यहाँ पे बता देता हूँ, देखो आकलन क्या होता है आपका? उल्टा दे रखा है यहाँ पर, इसको भी याद करना। आकलन होता है आपका सहयोगात्मक, सहयोगात्मक। जबकि मूल्यांकन क्या होता है आपका दोस्त? मूल्यांकन होता है आपका प्रतिस्पर्धात्मक। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद करना दोस्तों। तो हमें क्या पूछा था? हमें पूछा था कि आकलन और मूल्यांकन में मुख्य अंतर क्या है। आकलन और मूल्यांकन में मुख्य अंतर है क्या है? तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर एक। आकलन सीखने की प्रक्रिया को सुधारने पर केंद्रित होता है, जबकि मूल्यांकन सीखे गए परिणामों का निर्णय करता है। सीखे गए परिणामों का क्या करता है? निर्णय करता है। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मूल्यांकन के प्रकार कितने होते हैं? मूल्यांकन के प्रकार की बात करें तो देखो मूल्यांकन के प्रकार मुख्य रूप से 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। तो 4 होते हैं। मुख्य रूप से कितने होते हैं आपके? 4 होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं, जैसे हम बात करें आपके मानक एवं मानदंड संदर्भित मूल्यांकन होते हैं। जैसे आपके मानक एवं मानदंड संदर्भित मूल्यांकन हो गया आपका। दूसरे की बात करें, जैसे दूसरा कौन सा होता है आपका? दूसरा होता है आपका मानक संदर्भित मूल्यांकन। मानक संदर्भित मूल्यांकन। सॉरी मानक संदर्भित मूल्यांकन तो इस मानक का ही हो गया। क्या नाम था उसका? देखो मानक एवं मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। दूसरा था आपका आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन। आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन। आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन। तीसरे की बात करें, जैसे होता है आपका पाठ या अंतर्गत मूल्यांकन और पाठोपरांत मूल्यांकन। पाठ के अंतर्गत और पाठ के उपरांत एवं पाठोपरांत मूल्यांकन। और चौथा होता है आपका, चौथा कौन सा होता है आपका? चौथे में सारे आ जाते हैं, बाकी जो बच गए जैसे आपका नियोजन हो गया आपका। कौन सा आपका? नियोजन हो गया आपका। रचनात्मक हो गया आपका, ठीक है। योगात्मक हो गया, निदानात्मक हो गया। योगात्मक, निदानात्मक मूल्यांकन हो गया। मूल्यांकन तो सीधा पूछे हमें कि मूल्यांकन के प्रकार कितने होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। कौन से? मानक एवं मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन, पाठ्य अंतर्गत एवं पाठोपरांत मूल्यांकन, नियोजन, रचनात्मक, योगात्मक और निदानात्मक मूल्यांकन। सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्त। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। विद्यार्थियों की उपलब्धियों की तुलना अन्य विद्यार्थियों से करना, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का विश्लेषण एवं पूर्व निर्धारित मानदंड या स्वामित्व स्तर के आधार पर आकलन करना। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका विद्यार्थियों को ग्रेड देकर रैंक निर्धारित करना, शिक्षण का संस्थान की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मानदंड एवं संदर्भित मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थियों के प्रदर्शन का विश्लेषण पूर्व निर्धारित मानदंड एवं स्वामित्व स्तर के आधार पर करना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का विश्लेषण पूर्व निर्धारित मानदंड या स्वामित्व स्तर के आधार पर करना ही क्या कहलाता है आपका, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का उद्देश्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ये प्रतिपादित किसने किया था इसको, मानदंड एवं संदर्भित मूल्यांकन के प्रतिपादक कौन आपके, प्रतिपादक की बात करें दोस्तों, इनके प्रतिपादक आपके रॉबर्ट ग्लेजर, कौन आपके, रॉबर्ट ग्लेजर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानदंड एवं संदर्भित मूल्यांकन के प्रतिपादक कौन है, तो रॉबर्ट ग्लेंजर है, सीधा क्वेश्चन आ जाता है दोस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, निम्न में से कौन सी विशेषताएं मानक संदर्भित मूल्यांकन से संबंधित है, कौन सी विशेषताएं मानक संदर्भित मूल्यांकन से संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। मूल्यांकन का मानक एवं मूल्यांकन का यह मूल्यांकन मानक पर आधारित होता है, और जैसे शतांश मानक, ग्रेड, आयु मानक आदि। तो बिल्कुल इसमें विद्यार्थियों की उपलब्धि या निष्पत्ति की तुलना उसकी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों से की जाती है, बिल्कुल की जाती है। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका, 1 और 2 दोनों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला कि जो आपका मानक एवं मानदंड संदर्भित मूल्यांकन है, दोनों के बारे में देखा। देखो मानदंड था वो किसने किया था, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन में हमने क्या देखा कि क्राइटेरिया कसौटी को ध्यान रखकर बनाया कि मानदंड संदर्भित मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, और हमने ये पढ़ा है कि मानक संदर्भित मूल्यांकन, इसमें क्या होता है आपका शतांश या ग्रेड, जैसे आपका ये मूल्यांकन मानक पर आधारित होता है। मानक मतलब, अरे मानक अभी देखा अपनी मापने वाला, नॉर्म्स, इसमें विद्यार्थी की उपलब्धि या निष्पत्ति की तुलना उसकी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों से की जाती है। तो बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर जगह, दोनों सत्य है। और इसमें मूल्यांकन करने से पहले मानदंड तय करना आवश्यक नहीं है। बात कर लेते हैं आपके मानक संदर्भित मूल्यांकन की। संदर्भित मूल्यांकन की 2 विशेषता तो दी हुई है, अन्य विशेषता भी थोड़ी सी देख लेते हैं जो पूछी जा सकती है आपके एग्जाम के अंदर। जैसे बात करें, इसमें मूल्यांकन करने से पहले मानदंड तय करना आवश्यक नहीं है। इसमें मूल्यांकन करने से पहले मानदंड तय करना आवश्यक नहीं है, तय करना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक विशेषता और है इनकी, निर्देशन या शिक्षण के उपरांत किए गए परीक्षण मानक संदर्भित मूल्यांकन के रूप में होता है, यानी योगात्मक मूल्यांकन के रूप में होता है, वो भी एक विशेषता है इनकी, याद कर लें दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पाठ्य अंतर्गत मूल्यांकन और पाठों उपरांत मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है। दोनों मूल्यांकन दे रखे हैं अभी। तीसरा मूल्यांकन की बात करते हैं आपके पाठ्य अंतर्गत मूल्यांकन और पाठों उपरांत मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही, दोनों के बारे में पूछा है। पाठ्य अंतर्गत मूल्यांकन में केवल पाठ समाप्त होने के बाद किया जाता है, नहीं। पाठ्य जो अंतर्गत मूल्यांकन है पाठ समाप्त होने के दौरान नहीं किया जाता, पाठ पढ़ाते समय किया जाता है, पाठ पढ़ाते समय किया जाता है। तो ये तो गलत हो जाएगा। पाठोपरांत मूल्यांकन शिक्षण के दौरान उच्चारण और बोध संबंधी त्रुटियों को सुधारने हेतु किया जाता है, नहीं, ये भी आपको गलत हो जाएगा। इसके लिए कौन सा किया जाता है, पाठोपरांत मूल्यांकन, वह त्रुटियों और इनमें जो हुई है आपके मुहावरों आदि में वाक्य में जो प्रयोग संबंधी प्रयोग किया जाए या त्रुटि की जाए, तो पाठोपरांत में नहीं होता, आपका पाठो अंतर्गत होता है। कैसा होता है आपका, पाठो अंतर्गत या पाठ्य अंतर्गत। तो पढ़ाने के दौरान ही तो त्रुटि वगैरह को सही किया जा सकता है, उच्चारण या बोध संबंधी त्रुटियों के सुधार हेतु किया जा सकता है। पाठ जब चल रहा है, यदि पाठ पढ़ा रहे हैं तभी तो किया जा सकता है, पाठ पढ़ाने के बाद उसकी त्रुटि में थोड़ी सुधार किया जा सकता है। तो आपको समझने वाली बात है इस चीज क्वेश्चन के अंदर, तो ये गलत हो जाएगा। तो पाठ्य अंतर्गत मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है, बिल्कुल राइट। शिक्षण के दौरान जब पाठ पढ़ा रहे हो आप, मान लीजिए आप एक स्कूल के अंदर है, स्कूल के अंदर आपके पास सामाजिक विज्ञान ले लीजिए, सामाजिक विज्ञान का पढ़ा रहे हो, आपकी रचना का एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन ले लीजिए, एकीकरण पढ़ा रहे हो, तो आप पहले पाठ पढ़ा रहे हो, उस पाठ में पढ़ा रहे हो, मान लीजिए आपके एकीकरण के अंदर आपने गलती कर दी, तो आप उसका जो दूसरे ऑप्शन को समझते पहले, यदि आपने एकीकरण के क्वेश्चन में गलती कर दी, कोई गलत बता दिया आपने, तो आप उसको पाठ होने के बाद बताओगे, दूसरे दिन तीसरे दिन, या पाठ में उसी टाइम आपको याद आ गया तो उसी टाइम बताओगे। तो पाठ चल रहा है उसी टाइम उस त्रुटि को सुधार करना चाहिए, ये मेन लक्ष्य होता है आपका। ठीक है,
तो पाठ्य अंतर्गत मूल्यांकन शिक्षण के दौरान होता है, बिल्कुल राइट। जबकि पाठोपरांत मूल्यांकन शिक्षण समाप्ति के बाद पुनरावृत्ति प्रश्नों के माध्यम से होता है, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्य अंतर्गत मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है, जबकि पाठोपरांत मूल्यांकन शिक्षण समाप्ति के बाद पुनरावृत्ति प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये देखो, ये कितना दर्द क्वेश्चन पूछा गया आपका। पाठ्य अंतर्गत एवं पाठों उपरांत मूल्यांकन के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दोनों कथनों पर हमें विचार करना है, तो चलिए विचार करते हैं। पाठ्य अंतर्गत मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है, बिल्कुल, जिसमें उच्चारण, शब्द प्रयोग एवं बहुत संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल राइट। यह पाठ्य अंतर्गत मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है, जिसमें उच्चारण संबंधी प्रश्न, त्रुटि संबंधी प्रश्न, शब्द प्रयोग, बहुत संबंधी प्रश्न आदि पूछे जाते हैं, बिल्कुल राइट है आपकी। कथन 2 दे रखा है आपका। पाठोपरांत मूल्यांकन शिक्षण समाप्त होने के बाद पुनरावृत्ति के लिए वस्तुनिष्ठ, देखो ये इन क्वेश्चनों को याद करना कि पाठोपरांत मूल्यांकन शिक्षण यानी मूल्यांकन शिक्षण समाप्त होने के बाद पुनरावृत्ति के लिए कैसे प्रश्नों का उपयोग किया जाता है? वस्तुनिष्ठ आ सकता है आपका, लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है एवं निबंधात्मक प्रश्न के माध्यम से किया जाता है। तो तीनों प्रश्न आपको याद करना, वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। तो दूसरा भी आपका बिल्कुल सही है। हमें क्या पूछा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका? दोनों सत्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्त? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नियोजनात्मक, रचनात्मक, योगात्मक तथा निदानात्मक मूल्यांकन में से कौन सा प्रकार शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान पर सुधार हेतु किया जाता है? यानी कठिनाइयों की पहचान कौन से स्तर पर की जाती है, ये हमें क्वेश्चन पूछा है। नियोजनात्मक मूल्यांकन के दौरान, रचनात्मक मूल्यांकन के दौरान, योजनात्मक मूल्यांकन के दौरान या निदानात्मक मूल्यांकन के दौरान। तो हमने आज तक पढ़ा कि जब कठिनाई आ जाए या त्रुटि सुधार आ जाए, कठिनाई की पहचान में सुधार है, तो किसका किया जाता है? आपका निदानात्मक मूल्यांकन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। मुतालिर आयोग 1952-53 द्वारा मूल्यांकन प्रणाली में सुधार हेतु निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीधा ये भी पूछ लिया जाता है कि मुतालिर आयोग कब आया था? तो मुतालिर आयोग आया था आपका 1952-53 में। सीधा पूछिए, आपको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी बोला जाता है इसको, अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम क्या है इसका? भाई मुतालिर आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है आपका? माध्यमिक शिक्षा आयोग, यानी अन्य नाम लिख देता हूँ मैं। अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से। माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिए कि मुतालिर आयोग 1952-53 द्वारा मूल्यांकन प्रणाली में सुधार हेतु किया जाने वाला कौन सा सुझाव दिया गया था? अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो, बाह्य परीक्षाओं की संख्या बढ़ाई जाए, तो बाह्य परीक्षाओं की संख्या थोड़ी बढ़ाई जाए, बाह्य परीक्षाओं की संख्या तो कम ही की जाए। तो साथ साथ याद कर लेना, देखो सारी विशेषता एक में आ जाएगी। बाह्य परीक्षाओं की संख्या बढ़ाई जाए नहीं, कम ही की जाए। क्या की जाए? कम ही की जाए। निम्नात्मक प्रश्नों को अधिक महत्व दिया जाए नहीं, निम्नात्मक प्रश्नों को अधिक महत्व नहीं देने की आवश्यकता है इसमें, यह गलत हो जाएगा। कम महत्व दिया जाए, यानी वस्तुपरक बनाया जाए। अधिक नहीं, आपके कम महत्व दिया जाए, यानी कैसा बना जाए? आपके वस्तुपरक बनाया जाए, वस्तुपरक प्रश्न बनाए जाए। तो ये सुझाव दिया था एक तो ये तो गलत हो जाएगा आपका, गलत दे रखा है आपका। केवल अंकों के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए नहीं, केवल अंकों के आधार पर भी मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं अंकों के आधार पर मूल्यांकन थोड़ी करना चाहिए, नहीं। जो मूल्यांकन अंकों में नहीं किया जाकर आपके प्रतीकात्मक रूप में किया जाना चाहिए। किसमें किया जाना चाहिए? आपके प्रतीकात्मक रूप में किया जाना चाहिए। सीधा क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ बनाया जाए और मूल्यांकन का प्रतीकात्मक रूप में 5 बिंदु मापदंड के अनुसार किया जाना चाहिए, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय अभिलेखों का मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जाए। देखो, विद्यालय अभिलेख जो हमने पढ़े थे आपके आरटीई एक्ट में, मैंने आपको बताया था। अभिलेख किसमें थे? आपके नियम 9 के अंदर। अभिलेख तैयार किसमें किए जाते थे? आपके नियम 9 के अंदर, ठीक है। अरे पहले पढ़ चुके हैं, जिन दोस्तों ने क्लासेस देखी है तो उन चीज़ों को अच्छे से समझ में आएगी ये चीज़ें, ठीक है। क्योंकि ये सेक्शन प्रदेश एक दूसरे से जुड़ा हुआ टॉपिक है, हर पॉइंट से एक पॉइंट जुड़ा हुआ है। तो अभिलेख का नाम आती है, देखो इसे याद आना चाहिए कि नियम 9। तो मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जाए तो उसमें क्या दिया जाता है कि मूल्यांकन शामिल किया जाए, मूल्यांकन में शामिल किया जाए, ठीक है। यानी कि बात कर लेते हैं आपके शामिल किया जाए, नए को उठाते थे, ठीक है। ये आपको हो जाएगा। तो हमें पूछा था कि सुझाव दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर 3। बाकी भी सुझाव दिए गए थे जो मैंने लिख दिए कि ये सही रूप से सुझाव दिए थे, ऑप्शन में दे रखा था, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ पर, आपको 5 बिंदु मापदंड के अनुसार। अब 5 बिंदु कौन से? आप
ये भी तो याद होनी चाहिए आपके। 5 बिंदु कौन से है? जैसे पहला है आपका जैसे विशेष योग्यता, कौन सा जाएगा आपका? विशेष योग्यता। दूसरे की बात करें, जैसे दूसरा कौन सा जाएगा आपका? योग्यता। तीसरा कौन सा जाएगा आपका? पास। चौथा कौन सा जाएगा आपका? चौथा और पांचवा तो एक ही है आपका, सी पास, ए विशेष योग्यता, ठीक है। बी आपकी योग्यता हो गई, सी पास हो गया, और डी या तथा ई दोनों आप आ जाएंगे आपके। अच्छा ए बी था आपका, ए बी सी, और डी या ई, ये क्या आ जाएंगे आपके? अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण। तो इस प्रकार से 5 बांटे गए थे आपके, 5 बिंदु मापदंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लेना दोस्तों कि मुतालिया आयोग कब आया था, माध्यमिक शिक्षा आयोग कब आया था, ऐसे सीधी डेट भी पूछी जा चुकी है आपकी एग्जाम के अंदर कि मुतालिया आयोग कब आया था, तो 1952-53। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। संचित अभिलेख का सुझाव किस आयोग या समिति ने दिया था? आप देखो संचित अभिलेख, संचित अभिलेख की बात करें, अभिलेख की बात तो मुतालिया आयोग में भी हो गई थी, लेकिन संचित अभिलेख की बात करें यानी पत्रों की व्यवस्था की जाए। संचित अभिलेख का मतलब क्या हो गया आपका? पत्रों की व्यवस्था की जाए, व्यवस्था की जाए। सीधा क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पे क्या जगह? मुतालिया आयोग नहीं, कोठारी आयोग, राधाकृष्ण आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोठारी आयोग। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है आपका? अन्य नाम की बात करें तो शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा आयोग आपका? शिक्षा आयोग। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है। और बात देखो, इन चीज़ों की बात करें, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, यहाँ से सीधे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। ये पूछा गया कि कोठारी आयोग कब आया था, मुतालिया आयोग कब आया था, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए आपके एग्जाम के अंदर। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। ये डेट है आपको याद होनी चाहिए, 1964-66 के अंदर। कोठारी आयोग कब आया था आपका? 1964-66 के अंदर आया था। सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, देख लेना टेस्ट के अंदर भी आपका आए तो देखो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे आपके। मुतालिया आयोग 1952-53 आया था। तो ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, आप सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार मूल्यांकन प्रणाली में क्या सुधार किया जाए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार मूल्यांकन प्रणाली में क्या सुधार किया जाए? केवल बाह्य परीक्षाओं पर निर्भर होना चाहिए भाई, केवल बाह्य परीक्षाओं पर निर्भर होना चाहिए। तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा, पहला तो आपका गलत हो जाएगा। केवल बाह्य परीक्षाओं पर निर्भर नहीं करना, गलत, ठीक है दोस्त। दूसरा में पूछे रटने पर अधिक बल, देखो ये तो हो ही नहीं सकता, रटने पर अधिक बल, रटने पर तो कम बल देना चाहिए। तो ऐसा नेगेटिव पॉइंट है, तो ऐसा गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली अपनाना, तो बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके टॉपिक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, तो ये याद करना। देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार मूल्यांकन प्रणाली में क्या सुधार किया जाए? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को अपनाना चाहिए। किसको? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को अपनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार मूल्यांकन में सहयोग और व्यक्तिनिष्ठ को डैश किया जाना चाहिए। बताओ भाई, सहयोग एवं व्यक्तिनिष्ठता को किया जाना चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए, कम किया जाना चाहिए, बनाए रखा जाना चाहिए, समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या कहना चाहिए आपकी? कम किया जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। याद करना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार मूल्यांकन में सहयोग और व्यक्तिनिष्ठता को किया जाना चाहिए, कम किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार मूल्यांकन में अंकीय प्रणाली के स्थान पर क्या अपनाने का सुझाव दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है आपका कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार मूल्यांकन में अंकीय प्रणाली के स्थान पर क्या अपनाने का सुझाव दिया गया था? मौखिक परीक्षा प्रणाली, ग्रेड प्रणाली, रैंक प्रणाली या प्रतिशत प्रणाली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ग्रेड प्रणाली। क्या अपनानी चाहिए आपकी? ग्रेड प्रणाली अपनानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। ये 3-4 क्वेश्चन है जो सीधे सीधे आपके बार बार रिपीट होते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से संबंधित। तो मैंने तीनों क्वेश्चन आपको ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अभी। ये देखिए चौथा क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में किन पहलुओं को शामिल किया गया है? कौन से पहलुओं को शामिल किया गया? अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE में किन पहलुओं को सम्मिलित किया गया? केवल शैक्षिक नहीं,
केवल गैर शैक्षिक नहीं, शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक दोनों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है भाई दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सतत व्यापक आंतरिक मूल्यांकन के मापदंड तय करने तथा इसके दुरुपयोग को रोकने के सुझाव किस रिपोर्ट में दिए गए थे? तो पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी आपकी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का समीक्षा रिपोर्ट आई थी 1991 के अंदर। तो देखो कोठारी आयोग 1966, तो कोठारी आयोग नहीं, गलत हो जाएगा आपका। इसकी डेट याद कर लें, कोठारी रिपोर्ट कब आई थी? 1964-66। ठीक है, सीधे पूछा जाता है। मुदालियर आयोग 1953 में गठित हुआ था और 1952-53 याद कर लेना इसका। 52 गठित, 53 में रिपोर्ट दी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सतत व्यापक आंतरिक मूल्यांकन के मापदंड तय करने तथा इसके दुरुपयोग को रोकने के सुझाव किस रिपोर्ट में दिए गए हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति समीक्षा रिपोर्ट 1991। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सतत व व्यापक आंतरिक मूल्यांकन की अनुशंसा CABE किस वर्ष की रिपोर्ट में की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आपका? सतत व व्यापक आंतरिक मूल्यांकन की अनुशंसा CABE की किस वर्ष की रिपोर्ट में की गई थी? 1986, 1991, 1992, 1995। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 1992 के अंदर। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन फैक्ट क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? 10वीं और 12वीं की कठोर और गैर शिक्षाप्रद परीक्षाओं की समीक्षा की अनुशंसा किस समिति ने की थी? 10वीं व 12वीं की कठोर और गैर शिक्षाप्रद परीक्षाओं की समीक्षा की अनुशंसा किस समिति ने की थी? कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, प्रोफेसर यशपाल समिति, CABE रिपोर्ट। तो देखो कोठारी आयोग कब आया था आपका? यह आया था आपका 1964-66। मुदालियर आयोग कब आया था आपका? 1952-53। इसमें नहीं की। CABE रिपोर्ट कब आई थी आपकी? यह आई थी 1992 के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। प्रोफेसर यशपाल समिति कब आई थी? 1992-93। और इसको क्या बोलते हैं आपके? 1992-93 में आई थी। और इसको क्या बोलते हैं आपके? बोझ के बिना शिक्षा, बोझ के बिना शिक्षा। तो देखो ये भी पूछा जाता है, क्रम भी पूछ लिया जाता है। कोठारी आयोग कब आया था? मुदालियर आयोग कब आई थी? जो प्रोफेसर यशपाल समिति कब आई थी? CABE की रिपोर्ट कब आई थी? तो डेट पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है कि पहले कौन सा आया था, क्रम से बताओ। ठीक है, या इनमें से पहले कौन सा आया था, ऐसे क्रम आपके क्वेश्चन पूछे गए। वर्तमान टाइम में यदि पैटर्न की बात करें तो इसी प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो NCF 2005 से क्वेश्चन तो आने ही है। NCF 2005 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन CEE को लागू करने तथा ग्रेड प्रणाली अपनाने का बल किस रूपरेखा में दिया गया? तो ग्रेड प्रणाली वैसे तो आया था कौन सी में था आपका? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। ठीक है, तो कौन सी में अपनाने का रूपरेखा में बल दिया गया भाई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 नहीं, गलत हो जाएगा आपका। कोठारी आयोग 1964-66 नहीं, यशपाल समिति 1992-93 नहीं। दो ये डेटे याद करना दोस्तों, सारी याद कर लेनी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को 2005 यानी NCF 2005 में बात करें आपकी सतत एवं समग्र मूल्यांकन को लागू करने तथा ग्रेड प्रणाली अपनाने पर बल दिया गया। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछे तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन आपका, फिर से आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों, थोड़ा भाषा का फर्क होता है और यही क्वेश्चन आते हैं आपके बार बार। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना एक बार उठा के। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार परीक्षा सुधार के अंतर्गत कौन सा सुझाव दिया गया? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार परीक्षा सुधार के अंतर्गत कौन सा सुझाव दिया गया? केवल विशेषज्ञों द्वारा ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाए, केवल विशेषज्ञों द्वारा ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाए, नहीं, ये गलत हो जाएगा। परीक्षा में पाठ आधारित प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाए, नहीं, कम की जाए। पाठ आधारित प्रश्नों की संख्या थोड़ी बढ़ानी है, नहीं। प्रश्न केवल पेपर निर्माण हेतु न होकर अच्छे प्रश्न निर्माण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छे प्रश्न निर्माण पर अच्छा ध्यान देना चाहिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए आपके RPC द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आपकी
सबसे पहले दे रखा है आपका क्वेश्चन, क्या दे रखा है आपका, शिक्षा बोझ के बिना रिपोर्ट के अनुसार 10वीं और 12वीं की परीक्षा में क्या सुधार किया जाना चाहिए। यही भी आ सकता है, अभी अभी नहीं किया था आपका, इस बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया। कौन सी आपकी, यशपाल समिति, प्रोफेसर यशपाल समिति, इसी को तो बोलते हैं आपकी। कब आई थी, 1992-93 में, 1992-93 रिपोर्ट आई थी। ठीक है, परीक्षा और विस्तृत व कठिन बनाया जाए, तो और कठिन नहीं बनाना चाहिए भाई। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। पाठ आधारित व प्रश्नोत्तरी प्रकार की प्रणाली को बदला जाए, केवल रट्टा प्रणाली पर बल दिया जाए नहीं, रट्टा प्रणाली पर तो बल देना नहीं है, समझ आधारित होना है। आपको यही याद करना है कि समझ आधारित याद होनी चाहिए। रट्टा जहाँ पर भी दिखे उसको कैंसिल कर देना। मूल्यांकन केवल बाह्य परीक्षाओं में किया जाना चाहिए, नहीं आंतरिक परीक्षाओं में भी किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बच रहा है यहाँ पर। पाठ आधारित व प्रश्नोत्तरी प्रकार की प्रणाली को बदला जाए, पाठ आधारित और जो प्रश्नोत्तरी प्रकार की प्रणाली है उसको बदला जाए, तो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2। तो शिक्षा बोझ के बिना रिपोर्ट के अनुसार 10वीं और 12वीं की परीक्षा में क्या सुधार किया जाना चाहिए कि पाठ आधारित व प्रश्नोत्तरी प्रकार की जो प्रणाली है उसको बदला जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, इस क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। देखो क्या दे रखा है हमें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार बोर्ड परीक्षा में क्या प्रमुख सुधार का सुझाव दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार बोर्ड परीक्षा में क्या प्रमुख सुधार का सुझाव दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। 5वीं 8वीं 11वीं में भी बोर्ड परीक्षा अनिवार्य की जाए, नहीं अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा। 10वीं बोर्ड परीक्षा को वैकल्पिक बनाया जाए, बिल्कुल राइट। और आंतरिक परीक्षा को बढ़ावा दिया जाए, बिल्कुल राइट। बाह्य परीक्षा की जगह किसको बढ़ावा दिया जाए, आंतरिक परीक्षा को बढ़ावा दिया जाए। और 10वीं परीक्षा को क्या बनाया जाए, वैकल्पिक बनाया जाए। ये आपका प्रमुख सुधार का सुझाव दिया गया था किसके द्वारा, एनसीएफ 2005 के द्वारा। और आने वाले समय में आपकी 10वीं में बोर्ड नहीं होगा, इस समिति को लागू कर दिया जाएगा। जो एनईपी 2020 है उसमें इसका प्रस्ताव भी पास हो चुका है दोस्त। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखो फिर से आपका क्वेश्चन आया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस प्रकार के आकलन को अधिक महत्व दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है के अनुसार किस प्रकार के आकलन को अधिक महत्व दिया गया है। योगात्मक आकलन, चयनात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन या परिमाणात्मक आकलन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, बताओ भाई, रचनात्मक आकलन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बार बार सीधा रिपीट होता है, ये भी याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो इस क्वेश्चन का आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, क्या दिया हुआ देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के समग्र 360 डिग्री बहु आयामी प्रगति कार्ड में इनमें से कौन सा आकलन उपकरण सम्मिलित नहीं है। कौन सा आकलन उपकरण सम्मिलित नहीं है। स्वमूल्यांकन, स्वमूल्यांकन, रटकर सीखना, प्रोजेक्ट आधारित अधिगम। तो रटकर सीखना नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा कौन कौन से सम्मिलित है वो भी याद कर लो आपके। स्वमूल्यांकन भी आ गया आपका, स्वमूल्यांकन भी आ गया, समूह कार्य आ जाएगा आपका। कौन सा आ जाएगा आपका, समूह कार्य, ये भी इसमें सम्मिलित किया गया। प्रगति जो कार्ड है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा इनकी बात करें क्यूज वाला सिस्टम भी चलाया गया, कौन सा, क्यूज, ये भी याद करना आपको। इसके अलावा पोर्टफोलियो वाला, पोर्टफोलियो ये भी आपका प्रगति कार्ड में सम्मिलित किया गया है, पोर्टफोलियो। और आपके रोल प्ले, चौथा की बात करें आपकी रोल प्ले, तो ये आपके 4 की बात करें ये और आपके इसमें सम्मिलित किए गए किसमें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के समग्र 360 डिग्री बहु आयामी प्रगति कार्ड में इनमें से कौन सा आकलन उपकरण सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सम्मिलित नहीं है, रटकर सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये देखिए आपका क्वेश्चन क्या आपका, इस क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों को एक शैक्षणिक वर्ष में बोर्ड परीक्षा देने की अधिकतम कितनी बार अनुमति है। अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये भी आप कर सकते हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों को एक शैक्षणिक वर्ष में बोर्ड परीक्षा देने की अधिकतम कितनी बार अनुमति है। 1 बार, 2 बार मुख्य एवं सुधार परीक्षा, 3 बार मुख्य अर्धवार्षिक और सुधार परीक्षा, आवश्यकता अनुसार असीमित बार। तो आवश्यकता अनुसार असीमित बार तो दे नहीं सकता। ठीक है, 2 बार दे सकता है मुख्य एवं सुधार परीक्षा।
ठीक है। एक तो मुख्य देता है, फिर आपकी पूरक परीक्षा लगती है। कौन सी पूरक परीक्षा? आप देखते हैं आपको सप्लीमेंट्री आ जाती है तो दोबारा परीक्षा देनी पड़ती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों को एक शैक्षणिक वर्ष में बोर्ड परीक्षा देने की अधिकतम कितनी बार अनुमति होती है? 2 बार होती है, एक मुख्य परीक्षा और एक आपकी सुधार परीक्षा। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है आपका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक क्लास और बनेगी अपनी, अलग से बुकलेट आएगी, उसमें जो प्रावधान है वो सारे करेंगे हम दोबारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रख का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रख का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर की परीक्षा में मार्गदर्शन देना, विद्यालय शिक्षा प्रणाली का सतत मूल्यांकन और सुधार सुनिश्चित करना, केवल निजी विद्यालय की गुणवत्ता जांचना, प्रतियोगी परीक्षाओं का आकलन करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? विद्यालय शिक्षा प्रणाली का सतत मूल्यांकन और सुधार सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि प्रख का उद्देश्य पूछे सीधा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रख का उद्देश्य क्या है, तो विद्यालय शिक्षा प्रणाली का सतत मूल्यांकन और सुधार सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE में सतत शब्द का तात्पर्य क्या है? अब देखो अपना चौथा आपका स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद में चौथे बाद में 3 टॉपिक और बचेंगे आपके। तो यहाँ पर देखो चौथा टॉपिक आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यदि बुकलेट की बात करें तो देखो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE में सतत शब्द का तात्पर्य क्या है? मूल्यांकन केवल परीक्षा के समय किया जाना चाहिए, मूल्यांकन का कार्य वर्ष में एक बार किया जाना चाहिए, मूल्यांकन एक निरंतर एवं बार बार किया जाना चाहिए, केवल वार्षिक परीक्षा के परिणामों पर आधारित मूल्यांकन होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका? भाई सतत शब्द का तात्पर्य क्या है? मूल्यांकन का निरंतर एवं बार बार किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात करें, इसका ध्येय वाक्य क्या आपका? ध्येय वाक्य या लोगों की बात करें हम, तो वो क्या आपका? नाउ एज यू आर ग्रो, नाउ एज यू ग्रो, ये क्वेश्चन आपका सीधा पूछा जा चुका है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखिए, क्या दे रखा है हमें? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE के सतत पहलुओं के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मूल्यांकन औपचारिक रूप से किया जाता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE के सतत पहलू के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मूल्यांकन औपचारिक रूप से किया जाता है? सतत पहलू के अंदर, सतत पहलू के अंदर 2 मूल्यांकन होते हैं, तो निरंतर एक आवधिक। तो स्थापनीय मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन या अनौपचारिक अवलोकन आधारित मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, योगात्मक मूल्यांकन। देखो सतत पहलू की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सतत पहलू कंटिन्यूस एस्पेक्ट की बात करते हैं हम, तो देखो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक तो निरंतर होता है आपका, निरंतर, और एक होता है आपका आवधिक। ठीक है, ये तो निरंतर होता है, एक क्या होता है आपका? आवधिक होता है। ये तो निरंतर कब होता है आपका? शिक्षा के प्रारंभ में आकलन, शिक्षा के प्रारंभ में आकलन, शिक्षा के प्रारंभ में आकलन। ठीक है, और शिक्षण प्रक्रिया के, वो तो क्या होता है आपका? स्थापन, वो तो क्या हो जाएगा आपका? स्थापन हो जाएगा। ठीक है, इस शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान भी किसमें आएगा आपका? नियंत्रण में। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान वो क्या होगा आपका? रचनात्मक। क्या होगा आपका? रचनात्मक आकलन। तो ये भी किसमें आएगा आपका भाई बताओ? नियंत्रण पर, इसमें आएगा नियंत्रण के अंदर रचनात्मक में। ठीक है, और यहाँ पर देखो आवधि की बात करें तो कार्य निष्पादन या मूल्यांकन यूनिट की समाप्ति पर, तो समाप्ति पर क्या किया जाता है आपका? समाप्ति पर किया जाता है आपका योगात्मक। और जब भी आपका लेसन समाप्त हो गया आपका या पाठ समाप्त हो गया तो कौन सा करते हैं? आप योगात्मक करते हैं। और पाठ जो शिक्षण प्रक्रिया चल रही है या आप पाठ पढ़ा रहे हो तो उसके दौरान जो आपका, जैसे मैं पूछूँ आपको क्वेश्चन, तो वो क्या हो गया आपका? रचनात्मक मूल्यांकन हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के व्यापक पहलू में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE के व्यापक पहलू में निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? शैक्षिक उपलब्धियां शामिल है आपकी, शैक्षिक उपलब्धियां शामिल है, बिल्कुल राइट। सह शैक्षिक गतिविधियां भी आपकी शामिल है, बिल्कुल राइट।
जीवन कौशल एवं मूल्य शिक्षा में शामिल है, लेकिन केवल लिखित परीक्षा का परिणाम इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE के व्यापक पहलू में इनमें से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका शामिल नहीं है भाई। शैक्षिक पहलू शामिल है, देखो जीवन कौशल, कार्य शिक्षा, दृश्य एवं प्रदर्शन कला भी आ सकता है, दृश्य एवं प्रदर्शन कला, दृश्य एवं प्रदर्शन कला भी आ सकता है आपका, अभिवर्ती व मूल्य भी आ सकता है आपका। क्या आ सकता है आपका? अभिवर्ती व मूल्य भी आ सकता है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE के व्यापक पहलू का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है ये मैं पूछा है। देखो, केवल विद्यार्थी की संज्ञानात्मक क्षमता को मापना नहीं, केवल विद्यार्थी की संज्ञानात्मक क्षमता को मापना नहीं है आपका। परीक्षा परिणामों के आधार पर विद्यार्थियों की रैंकिंग तय करना भी नहीं है, केवल विद्यालय परीक्षा प्रणाली में सुधार करना भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन करना, जिसमें शैक्षिक व शैक्षिक दोनों पहलू सम्मिलित हो। देखो, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना, विकास का मूल्यांकन करना, जिसमें शैक्षिक व शैक्षिक दोनों पहलू सम्मिलित हो, यह क्या कहलाता है? इसका मुख्य उद्देश्य किसका? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। अच्छा क्वेश्चन है, देखो सीधा विशेषताओं से क्वेश्चन पूछा गया। क्या दे रखा है आपका? निम्न में से कौन सी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की CCE की विशेषताएं हैं? तो ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है, कौन सी विशेषता पूछ ली जाती है आपकी। तो क्या दे रखा है? देखो, विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का मूल्यांकन करना चाहिए, बिल्कुल। विद्यार्थी के व्यक्तित्व का समग्र विकास का मूल्यांकन करना चाहिए, बिल्कुल। विद्यार्थी की कमजोरियों का निदान कर उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए, निदान करना चाहिए कमजोरी का, और क्या करना चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए, बिल्कुल राइट। गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? आपकी गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करना चाहिए, बिल्कुल राइट। तो यह बेस है, तीनों है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि इनमें से कौन सी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में विशेषता है? तो तीनों है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की सीमाएं या चुनौतियां हैं? निम्न में से कौन सी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की सीमाएं या चुनौतियां हैं? प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा CCE लागू न किए जाने पर विद्यार्थियों पर वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है, बिल्कुल राइट। ये भी आपकी चुनौतियां हैं। यदि प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा CCE लागू न किए जाने पर विद्यार्थियों पर वर्ष भर क्या परीक्षा का भय बना रहता है, बिल्कुल। छात्र शिक्षक अनुपात असंतुलित होने से शिक्षकों पर कार्य का अत्यधिक बोझ बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। कि स्कूल में एक टीचर ही 8वीं का पढ़ाता है, 10वीं का पढ़ाता है, 12वीं का पढ़ाता है। अभी आपने सुने होंगे, पेपर न्यूज के अंदर आती है हमेशा कि 12वीं वाले बच्चे 3rd ग्रेड वाले टीचर से पढ़ रहे हैं। तो ये आपकी किस में बोझ बढ़ रहा है ना उनका, क्योंकि वहाँ पर शिक्षक है नहीं, उपलब्ध नहीं है। पोस्ट तो भरी हुई है आपकी, कोई किसी पोस्ट पर कोई और, वो पद स्कूलों में पोस्ट है ज़्यादा, वो भरी हुई है। जो प्रशासनिक कार्य में ज़्यादा टीचर लगे हुए हैं ना, उनकी पोस्ट तो भरी हुई है। वो वेतन तो उस स्कूल से लेते हैं, लेकिन काम गवर्नमेंट का करते हो, यानी वो स्कूल के अंदर पढ़ाते नहीं है। अब जब जॉब लग जाओगे तब इन चीज़ों का पता चलेगा कि एक तो स्कूल मिलती है आपको, स्कूल के अलावा कुछ प्रशासनिक कार्यों को भी करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो ज़्यादातर टीचरों की, कुछ टीचरों के प्रशासनिक कार्य में भी पोस्ट हो जाती है। तो वो वेतन कहाँ से लेता है? वेतन वहाँ से लेता है जिस स्कूल में उसकी ड्यूटी है, ठीक है। तो ऐसे आप जब जाओगे स्कूल में तो इन चीज़ों का पता चलेगा आपको। तो वो भी आपके लिए एक बन जाए, क्योंकि विद्यार्थियों का वहाँ पर जीवन खराब हो रहा है ना, ठीक है। क्योंकि उनके लिए वो टीचर नहीं है, और उसके जगह जो टीचर है, फिर उन जो अलग टीचर उसको वो बोझ बढ़ जाता है, उसको पढ़ाना पड़ता है वो चीज़ें सारे कि आप पढ़ाओगे उस टीचर को, तो उस टीचर पर क्या बढ़ जाता है? आपका बोझ बढ़ जाता है। तो दोनों आपकी चुनौतियाँ हैं। विद्यार्थियों की रचनात्मकता बढ़ाने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहते हैं नहीं, विद्यार्थियों की रचनात्मकता बढ़ाने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहते नहीं रहते। तो आपकी बात करते हैं आपकी सीमाएं या चुनौतियां बताए, तो पहला और दूसरा ये कोई सीमा नहीं है आपकी, तीसरे। तो एर बस सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। देखो, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE को कक्षा 1 से 5 में कब लागू किया गया था? कक्षा 1 से 5 में, यानी प्राथमिक स्तर। 1 से 5 में कौन सा हो गया आपका? प्राथमिक स्तर हो गया। तो प्राथमिक स्तर में कब लागू किया था? आपका 2004-5, 2006-7, 2006-7 में आपकी कक्षा 6 से 8, कक्षा 6 से 8, ठीक है। यानी कौन सा हो गया आपका? उच्च प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, ठीक है। सीधा पूछ ले। 2009-10 की बात करें तो 9-10 में आपकी माध्यमिक स्तर कक्षा 9 में लागू किया था आपका,
किसमें लागू किया था आपका 9-10 में, ठीक है। और 2010-11 में किसमें लागू किया था आपका कक्षा 10 में लागू किया था। तो याद कर लें दोस्तों, ये सारी डेट पूछी जाती है, कक्षा 10 में कब लागू किया। तो हमें पूछा गया था कि पर्सन कक्षा 1 से 5 में कब लागू किया, तो 2004-5 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। देखो अच्छा क्वेश्चन है आपका। निम्न में से कौन सा कथन निरपेक्ष ग्रेडिंग प्रणाली से संबंधित है। निरपेक्ष ग्रेडिंग प्रणाली से संबंधित है। इसमें अक्सर ग्रेड का मूल्य पहले से निर्धारित होता है, जैसे ए 91 से 100, बी दे रखा है 81 से 90। तो बिल्कुल राइट। तो आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसमें विद्यार्थियों को ग्रेड सापेक्षिक मेरिट पोजीशन के आधार पर तय होती है, नहीं सापेक्षिक मेरिट पोजीशन के आधार पर नहीं होती है, वो किसमें होती है आपकी सापेक्ष ग्रेडिंग में होती है। किसमें होती है आपकी सापेक्ष ग्रेडिंग में। तो गलत हो जाएगा। इसमें मानक संदर्भित ग्रेडिंग प्रणाली कहा जाता है, नहीं किसको कहा जाता है ये मानक संदर्भित ग्रेडिंग प्रणाली किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन में आपका पूछा जा सकता है। तो ये कहा जाता है आपके सापेक्ष ग्रेडिंग को। किसको कहा जाता है आपके सापेक्ष ग्रेडिंग को कहा जाता है। ये केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रयोग की जाती है। तो प्रतियोगी परीक्षा में हमारे लिए की जाती है नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप टीचिंग एग्जाम की प्रयोग करोगे तो आपके सापेक्ष ग्रेडिंग की जाती है। और आपका यहाँ पर पूछा गया कि निरपेक्ष ग्रेडिंग, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, कक्षा 10 में शैक्षिक क्षेत्र में कितनी बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई गई है। कक्षा 10 में शैक्षिक क्षेत्र में कितनी बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई गई है। 5 बिंदु, 7 बिंदु, 9 बिंदु, 10 बिंदु। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 9 बिंदु। कितनी अपनाई गई है आपकी 9 बिंदु अपनाई गई है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सघन कार्यक्रम SIQE किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। अच्छा क्वेश्चन, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2015-16। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बात करते हैं SIQE समन्वित कार्यक्रम। इसके बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखो 2 प्रकार से बात करते हैं। एक तो आपका CCP या ABL कक्ष, CCP या आपका ABL कक्ष हो गया, और यहाँ पर हो गया CCE। ये तो क्या हो गया आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हो गया। इसके अंदर क्या हो गया आपका CCP का मतलब क्या हो गया आपका बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। सीधा क्वेश्चन पूछे। एक्टिविटी, और ABL का मतलब क्या हो गया आपका एक्टिविटी, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। यानी सीधा क्वेश्चन पूछे गतिविधि आधारित शिक्षण। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो ये थे आज की क्लास। बात करें, हम बात कर चुके हैं आपके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पूरा हो चुका है। इसके बाद आपके टॉपिक कौन से बचते हैं। देखो एक तो बचता आपका उत्तम परीक्षण के गुण, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है 5वां टॉपिक। इसके अलावा आपका टॉपिक बच गया आपका मूल्यांकन की तकनीक एवं साधन, दूसरा टॉपिक। और लास्ट टॉपिक उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण या संप्राप्ति परीक्षण। और इसके बाद में बताओ आपका निदानात्मक परीक्षण। यानी कि आपकी एक क्लास आपकी और हो जाएगी इन 5-4 टॉपिकों के साथ। इन 4 टॉपिक क्वेश्चन आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे दोस्तों। ये क्लास कैसे लेंगे, क्वेश्चन कैसे लेंगे, देखो इफेक्ट क्वेश्चन आपके सीधे सीधे क्वेश्चन इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन टॉपिक इन मूल्यांकन की बात करें इसके अंदर। तो आप क्लास कैसे लगी कमेंट में बताना, क्वेश्चन कैसे लगे, आपके क्वेश्चन कितने सही है। 35-36 क्वेश्चन थे अपने, तो इसमें से आपके कितने सही है वो आप कमेंट में बताना है। ठीक है, बाकी आपको चैप्टर जितना अच्छा समझाने का प्रयास किया गया, MCQ के माध्यम से आप अच्छे समझ सकते हो इन क्वेश्चनों को। ठीक है दोस्तों, तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना। ठीक है दोस्तों, PDF अपने चैनल पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर आपको मिल जाएगी। इसके साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।